वेलकम टू सिविल्स ओनली। आने वाले विभिन्न एग्जाम्स जैसे उत्तराखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस एवं अदर वनडे एग्जाम के लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को कम से कम समय में बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया जा सके, ताकि हम लोगों को इससे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस सीरीज़ का आज ही हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए आज के इस पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातों पर गौर कर लेते हैं। जैसे इस सेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी कम समय में बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस किया जा सके। ओके, मतलब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स छूटे भी ना और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो। मतलब मेन जो भी अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको बेहतर तरीके से, बेहतर तकनीकी और रणनीति के माध्यम से हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, इसको इसीलिए क्रैश कोर्स का नाम भी दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी टॉपिक, जैसे आज का ही टॉपिक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे मेन एस्पेक्ट्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जिनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलीवेंस है। और उसके साथ साथ हम लोग केवल और केवल फैक्ट्स को ही इकट्ठा करने पर जोर नहीं देंगे, बल्कि इस सेशन का हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम प्रत्येक टॉपिक को बेहतर तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, एनालाइज्ड वे में डिस्कस करें। ताकि क्योंकि होता क्या है कि हम सभी लोग जो भी हैं कि कहीं ना कहीं ये है कि किसी न किसी रूप में तरह तरह के फैक्ट्स से हम लोग रूबरू होते रहते हैं, लेकिन परेशानी तब आती है जब उन फैक्ट्स का हम सही से एग्ज़ाम में यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस सेशन का एक मेन मोटिव ये भी है कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसका बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में यूज किया जा सके। ठीक है, तो उसी क्रम में इसको हम आज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, और इस पार्ट में हम लोग पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये सेशन हमारा 5T पर बेस्ड होगा। 5T मतलब कि सबसे पहले इसमें हम एक टैक्टिक्स पर काम करेंगे, मतलब एक इसके तहत एक बेहतर कार्यनीति पर काम करेंगे। दूसरा, इसमें टेक्निक को भी अपनाया जाएगा। टेक्निक का सेंस यहाँ पे कि इसमें हम लोग फ्लो चार्ट, डायग्राम या मैप, इन तरह तरह की चीज़ों की हेल्प लेके ही हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि पिक्टोग्राफिक मैनर में क्या होता है, हमारे माइंड में चीज़ें लंबे समय तक बनी रहती हैं और बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव वे में वो हम कहीं भी उनका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हिस्ट्री में क्या रहता है कि फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ऐसे रहते हैं तो वो फैक्ट बोझिल लगने लगते हैं। तो फैक्ट्स के बोझिल लगने की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इसमें ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, ताकि बेहतर ट्रिक्स के माध्यम से जो फैक्ट्स हैं, जो कभी कभी क्या होता है माइंड में हौच पौच हो जा रहे हैं या फिर वो याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो उनको हम बेहतर ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम इसको टाइम बाउंड मैनर में, ओके, मतलब जो भी हम काम करेंगे वो टाइम बाउंड मैनर करेंगे। वैसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा मिल सके उससे ओवरऑल, है ना। क्योंकि इसमें कई तरह के लोग होंगे, ऐसे भी होंगे जो इसको पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको 2-4 बार रीड कर चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इसको पढ़ा ही ना हो। तो हमारे सेशन का मोटिव रहेगा कि सभी तरह के लोगों को इससे पूरी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, है ना। क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं तो उनके लिए हम इस सेशन के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि उसको एक बेहतर अरेंज ढंग से जो भी फैक्ट्स हैं उनको किस तरह से याद रखा जाए, उस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से बैकग्राउंड पर नज़र डाल लेते हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो देखो, इतिहास को अपने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 कालखंडों में वैसे बांट लिया गया है सामान्यतः। उसमें जैसे एक को कह दिया गया प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरे को कह दिया गया आध ऐतिहासिक काल, ओके, और तीसरे को कह दिया गया ऐतिहासिक काल, जो प्रेजेंट टाइम में भी चल भी रहा है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को ऐसे काल के रूप में संदर्भित किया गया है जहाँ पे ना तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को उस समय काल के रूप में संदर्भित किया गया है जहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, लेकिन उस समय काल में क्या लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसके बाद वैदिक संस्कृति, इसको इस काल के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और जो हिस्टोरिक पीरियड है जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, तो इस काल में ऐसे समय काल के बारे में चर्चा की गई है जिसमें
लेखन शैली का तो पूर्णतः विकास हो ही गया है, बल्कि उस समय से क्या लिखा गया है ये भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं हम लोग परिचित हैं। ओके, तो हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए इन 3 समय काल में बांट लिया गया है। किन किन में? प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब जैसे प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी 3 पार्ट में बांटा है, जैसे पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अच्छा, अगर इन सबके टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होता है, जैसे डिफरेंट सोर्स से इनके टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई इनका ऐसा एग्जैक्ट कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि कोई एक ही टाइम पीरियड हर सोर्स से मिले। जैसे पुरापाषाण काल को लगभग अनुमान लगाया गया है कि प्रारंभ से, मतलब जब से जीवों की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में हुई होगी, तब से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरापाषाण काल के रूप में इसमें संदर्भित कर दिया गया है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को लगभग 10,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक की अवधि में बांटा गया है, और नवपाषाण काल को 5,000 से लेके लगभग 3,000 ईसा पूर्व की अवधि के बीच में रखा गया है। और इस 3,000 के बाद जो सभ्यता की जो शुरुआत होती है, उसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता को देखा जाता है, उसी को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारे इस सेशन की जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता ही रहेगा। और देखिए, इससे पहले क्या होता था, इन तीनों के बीच में अगर आप अंतर देखें तो जो पुरापाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल है, पूरा ही जो पाषाण काल है, उसमें क्या जो भी औजार बनते थे या जो भी दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग होता था, उनमें मैक्सिमम हर चीज़ पत्थर की ही बनी होती थी, चाहे वो जानवरों को मारने के हथियार हों, चाहे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज़ें हों। लेकिन आगे चल के इस फेज से जब अगले फेज में हम लोग बढ़े हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि इसके साथ साथ तांबे का यूज करना शुरू हो गया, मानव सभ्यता द्वारा तांबे का यूज किया जाने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उपयोग की जाने वाली धातु थी मानव द्वारा, उसको वो क्या थी? तांबा ही थी। इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के तांबा को जब टिन के साथ मिलाया गया एक निश्चित अनुपात में, ये लगभग अनुपात 9:1 का अनुपात है, तांबा और टिन को अगर इस अनुपात में मिलाने के बाद क्या बनता है? कांसा बनता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा जाता है, क्योंकि इस समय तक आते आते कांसे का उपयोग करना लोग सीख चुके थे। और इससे पहले ताम्र पाषाणिक सभ्यता के रूप में हम लोग सभ्यता को जानते हैं। उससे पहले क्या होता था, लोग तांबे का यूज करते थे, कांसे से परिचित नहीं थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कुछ डिफरेंट डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी टाइम बाउंड मैनर में बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो सकें। जैसे उस सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ उसके उत्थान और पतन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन डिफरेंट डायमेंशंस पर इसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता को जो शुरुआत है, इसको हड़प्पा सभ्यता पहली बार इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसका मेन जो इसमें जो प्लेस मिला है वो हड़प्पा मिला है। वैसे इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये सिंधु घाटी के क्षेत्र से रिलेटेड है, सिंधु 5 नदियों के क्षेत्र से रिलेटेड ये क्षेत्र है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया कि यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्लेस मिला है वो हड़प्पा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। उसके अगर टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो वो भी देखो, इसमें भी अलग अलग सोर्स से कुछ टाइम पीरियड में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जो अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो इसका लगभग 3,3200 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1,500 ईसा पूर्व, मतलब जब तक आर्यों का यहाँ पे आगमन हो रहा है, वैदिक संस्कृति की स्थापना तक हड़प्पा सभ्यता काल को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड करके देखा जाता है। जैसे शुरू जिसमें सबसे पहले पार्ट को प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो लगभग 2600 ईसा पूर्व तक की है, वही 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। दूसरी है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो 2600 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक की है। और तीसरी है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो लगभग 1900 ईसा पूर्व से आर्यों के आगमन तक की समय अवधि में मानी जाती है। और यही वह समय है जब हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे क्रमिक रूप से पतन शुरू हो जाता है और फाइनली यहाँ पर आगे चलकर आर्य वैदिक संस्कृति की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इस सभ्यता के हम लोग थोड़े भौगोलिक परिदृश्य पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे इसका उत्तरी पार्ट था, क्योंकि काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, तो इसका जो सबसे उत्तरी पार्ट था वो जम्मू कश्मीर, आज के जम्मू कश्मीर में मांडा था। ओके, और इसका जो सबसे दक्षिणी पार्ट था वो महाराष्ट्र क्षेत्र में दैमाबाद था। और इसका जो सबसे पश्चिमी पार्ट था इस सभ्यता का, जो पश्चिमी इसका विस्तार था वो सुतका गेंडोर तक था, जो वर्तमान में
बलूचिस्तान प्रांत का पार्ट है। और इसका जो सबसे पूर्वी पार्ट था वो आलमगीरपुर था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। ओके, तो ये इस सभ्यता का पूरा एक भौगोलिक परिदृश्य है कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और उनके खोजकर्ता, वर्तमान में उनकी अवस्थिति और वहाँ पे हुई महत्वपूर्ण खोजों पर प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो इसमें जैसा कि पहले ही बताया कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी नाम पर मतलब इसी स्थल के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये वर्तमान में अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है ये जो हड़प्पा प्लेस जो सिंधु घाटी सभ्यता का था। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण खोज हुई थी उसमें बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, मतलब मनुष्य के शरीर की ही एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसके साथ साथ अन्नागार और बैलगाड़ी, इस तरह के यहाँ पे मेन खोज में चीज़ें मिली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रिस्तान R37 नाम का। और यहाँ पे समाधान पेटिका और पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्लेस है वो तो कौन सा था, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो खोज की गई थी इसको मृतकों का टीला भी कहते थे। ठीक है, मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। तो इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, और ये वर्तमान में जो पंजाब प्रांत है, कौन सा वाला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो ये दोनों इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। और मोहनजोदड़ो से अन्नागार, विशाल स्नानागार भी मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि इसकी कांसे की बनी हुई है। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो भी इस तरह की जो मूर्ति और मोहरें जो बनाई जाती थी इस समय, उसमें सेलगड़ी, कांसा, मिट्टी आदि चीज़ों का यूज होता था। तो यहाँ पे जो मूर्ति मिली है नर्तकी की वो कांसे की बनी हुई है। और यहाँ पे पशुपति महादेव की एक मोहर भी मिली है। ठीक है, पशुदेव महादेव की यहाँ पे मोहर भी, और इस मोहर में मतलब ये पशुपति महादेव की जो मोहर मिली है इसमें विभिन्न जानवरों का चित्रण किया गया है। जैसे इनमें वाघ था, हाथी, भैंसा, गैंडा और हिरन, इस तरह के विभिन्न जानवरों की यहाँ पे इसमें चित्रित किया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने वाली बात ये है कि इस मोहर में बैल या गाय, मतलब बैल का चित्रण नहीं किया गया। तो यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मोहर के से संबंधित कि यहाँ पे मोहर में बैल का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा और हिरन का चित्रण मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दाढ़ी वाले मनुष्य की भी मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि इसकी पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ से बुने हुए कपड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है सुतका गेंडोर। इसकी खोज 1929 में स्टीन ने की थी और ये पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में एक नदी है, दास्त नदी, उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो मतलब जिसमें आप देख रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर प्लेसेस पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सभ्यता पाकिस्तान से लेकर पूर्व में आपने देखा, इसे भी बताया गया, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। ठीक है, और यहाँ से पता चलता है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार, मतलब ये जो सुतका गेंडोर है ये इसको प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अगर व्यापार की बात करें तो वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न अन्य सभ्यताओं तक भी इसका विस्तार था। ठीक है, यहाँ किसके मतलब व्यापार का विस्तार। अगला प्लेस है चनुदाड़ो। तो चनुदाड़ो की जो खोज की थी वो NG मजूमदार ने 1931 में की थी और ये प्लेस सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में अवस्थित है। और यहाँ से मनके बनाने की दुकानों और कुछ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्लेस है हमारा आमरी। तो आमरी की जो खोज की गई थी वो 1935 में NG मजूमदार द्वारा की गई थी। ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आप देख रहे हो सभी प्लेस में एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है कि जो भी प्लेसेज हैं वो कहीं ना कहीं नदी के तट पर ही अवस्थित हैं, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो परिवहन का जो मेन माध्यम था वो क्या था, नदी मार्ग को ही अपनाया जाता था परिवहन के रूप में। और हड़प्पा सभ्यता मेनली व्यापार पर केंद्रित सभ्यता थी। तो इसमें क्या किया गया, जो भी नगर बसाए गए थे वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बसाए गए थे ताकि जो वस्तुओं की आवाजाही थी उसको सुगम किया जा सके और लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। क्योंकि इस सभ्यता को इसीलिए उन्नत सभ्यता के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार वाणिज्य अपने समय काल के अनुसार काफ़ी व्यवस्थित और अपनी चरम अवस्था पर था। ठीक है,
तो ये आमरी भी कहाँ पे, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित क्षेत्र है। यहाँ पर हिरन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्लेस अपना कालीबंगन, इसकी खोज 1953 में की गई थी। ओके, और ये कहाँ पे, ये भी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित प्लेस है। और यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी के हल्का पता चला है, मतलब इन सभी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती की तो बात की गई, खेती वहाँ पे होती थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है वहाँ से कि वहाँ पे धातुओं के हल का प्रयोग किया गया हो, है ना। तो वहाँ पे अभी तक तो लकड़ी के हल का ही साक्ष्य मिला है। अगला प्लेस है लोथल। तो लोथल देखिए, इसको एक जे बंदरगाह प्लेस के रूप में यूज किया गया था, मतलब ये प्रमुख बंदरगाह शहर था हड़प्पा सभ्यता का। और इसकी खोज आर राव द्वारा 1953 में की गई थी। और ये गुजरात में कैम्बे के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मानव निर्मित बंदरगाह, मतलब ये लोथल को एज ए मानव निर्मित बंदरगाह के रूप में कंसीडर किया गया है। यहाँ पे चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज के खेल, इन विभिन्न चीज़ों के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। हमारा अगला प्लेस है सुरकोतदा। तो इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। और ये सुरकोतड़ा वर्तमान में गुजरात क्षेत्र के में अवस्थित है। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों और मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है वनावली। और इसकी खोज 1974 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। और ये हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। और यहाँ से भी मनके और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, वो है धौलावीरा। और इसकी भी खोज RS बिष्ट द्वारा 1985 में की गई थी। और ये वर्तमान में गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में अवस्थित है। और इसको बेहतर जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों और वहाँ के खोजकर्ता और वहाँ से मिले कुछ साक्ष्यों पर हम लोगों ने नज़र डाली। और ये चार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा को एक और प्रमुख बात के लिए जाना जाता था, वो थी उसकी नगरीय योजना। ठीक है, तो हड़प्पा की नगरीय योजना को वर्तमान के एक कह सकते हो कि वर्तमान की जो नगरीय योजना है कहीं ना कहीं उससे प्रेरित नगरीय योजना थी हड़प्पा की, है ना। और हड़प्पा की नगरीय योजना में सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू माना जाता था, तो उसमें कहा गया कि उसमें जो आवास क्षेत्र होते थे लोगों को, तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया था। जिसमें पहला पार्ट क्या था, दुर्ग का क्षेत्र था। और दुर्ग मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग क्षेत्र में जो भी शासक वर्ग या जो एलीट वर्ग कहा जाए आजकल के हिसाब से एलीट वर्ग, तो वो लोग इसमें निवास करते थे। और जो सामान्य जो नीचे वाला भाग जो होता था, उसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, कारीगर और शिल्पकार लोग निवास करते थे। ओके, तो हड़प्पा के अगर जो हैबिटेट पैटर्न को देखें तो उसमें दुर्ग क्षेत्र और एक सामान्य क्षेत्र को हम लोगों ने 2 भागों में उसको बांट लिया। और दुर्ग क्षेत्र में जो शासक वर्ग उसके निवास की बात कही गई है, और जो सामान्य क्षेत्र है उसमें सामान्य नागरिकों के निवास की बात कही गई है। और यहाँ के नगरों की अगर अन्य विशेषताओं के रूप में देखें तो ये नगर ईंटों से निर्मित होने के साथ साथ यहाँ पर क्या था, अन्न भंडार प्रणाली, बेहतर अन्न भंडार प्रणाली, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था प्रणाली, ये सब मौजूद थी। और यहाँ पर ग्रिड प्रणाली भी मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली सेंस कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये शहर, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जितने भी नगर बसाए गए थे वो अपने समय काल के हिसाब से काफ़ी व्यवस्थित और आधुनिक थे। ठीक है, तो इसकी नगरीय योजना या बेहतर नगरीय योजना के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब इस काल के हम लोग आर्थिक परिदृश्य पर नज़र डालते हैं। तो हड़प्पाई लोगों की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग पत्थर, कीमती धातुओं, सीप और शंख इत्यादि वस्तुओं का व्यापार करते थे। और यहाँ से क्या हुआ है कि अनगिनत प्रकार की मोहरें भी मिली हैं, जो सामान्य तौर पर सेलगड़ी की बनाई जाती थी। लेकिन कुछ मोहरें ऐसी भी प्राप्त हुई हैं जो अन्य मटेरियल्स जैसे चकमक नाम के एक पत्थर, तांबे, कांसे और मिट्टी, मतलब इन सभी अन्य पदार्थों से भी मोहरों का निर्माण किया गया। लेकिन सामान्य तौर पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो सेलगड़ी की बनाई हुई मोहरें हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन मोहरों का प्रयोग, मतलब ये जो मोहरें बनाई गई थी, ये इनका मेन तो उद्देश्य व्यापारिक ही था। व्यापारिक उद्देश्य में जैसे क्या करते थे ये लोग, इस मोहर से अपने सामान को मार्क कर देते थे। तो इससे कई चीज़ों का इंडिकेशन मिलता था, जैसे ये जब सामान दूसरी जगह जाता था तो इससे मोहर से सिद्ध हो जाता था ये क्या है, पर्टिकुलर रीजन से ही सामान आया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ही सामान है। दूसरा, इससे ये भी इंडिकेशन मिलता था कि इस सामान को रास्ते में बीच में किसी ने खोला नहीं है, मतलब ये एक तरह से उसकी शुद्धता का भी प्रमाण होता था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए उस समय बड़े पैमानों पर ऐसा माना जाता है कि मोहरों का प्रयोग किया जाता था।
इसके अलावा ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इनका प्रयोग बाजूबंद के तौर पर भी किया जाता है। जैसे उस समय क्या था, लोगों के पास कोई ऐसा तो पहचान पत्र था नहीं जैसे आज के समाज में हम लोगों के पास मौजूद है। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे जब ये लोग बाहर निकलते थे तो अपने बाजूबंद के रूप में इसका प्रयोग करते थे इन मोहरों का, तो उससे इस चीज़ का इंडिकेशन मिलता था कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो प्लेस से ही ये कोई इंडिविजुअल बिलोंग करता है। तो ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए कि इन मोहरों का व्यापार के साथ साथ पहचान पत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता था उस समय का, है ना। और इस समय देखो ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं कि कोई सिक्कों का प्रयोग हो रहा हो उस समय, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ही मौजूद थी। मतलब ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं कि वस्तुओं का जो व्यापार होता था वो आज की तरह सिक्कों से होता रहा हो, है ना। इसके साथ साथ उस समय कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे उस समय जो भी सामान को इधर उधर जो ले जाने की व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं नदियों या सागरों पर ही आधारित थी। ठीक है, और यहाँ इनके जो व्यापार था वो सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि और भी उस समय की अनेक सभ्यताओं तक इनका विस्तार फैला हुआ था, इनके मतलब व्यापार का विस्तार। इसके साथ साथ अगर इनके आर्थिक परिदृश्य के और पहलुओं पर नज़र डालें तो व्यापार के साथ साथ यहाँ के लोग कृषि में भी अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन करते थे। ठीक है, मतलब व्यापार के साथ साथ, क्योंकि कृषि के ही बेहतर प्रबंधन से व्यापार को बढ़ावा मिला। और यहाँ पे माना जाता है कि सर्वप्रथम कपास की खेती यहीं से प्रारंभ होती है। ओके, और यहाँ पे गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर, इन सभी खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता था। और यहाँ पे चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल यहाँ पे सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गेहूँ, सरसों, तिल, मसूर और जौ जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता रहा होगा। और यहाँ पे पुरातात्विक जो खुदाई हुई है उनसे बैलों से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ के जो स्थल हैं वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ की जो उस समय की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं बेहतर कृषि प्रबंधन पर आधारित थी, बेहतर कृषि प्रबंधन भी वहाँ पर मौजूद था। और अफगानिस्तान के सोर्तुगई में नहरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक परिदृश्य पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, अगर इनके धार्मिक जीवन की बात की जाए तो ये लोग प्रकृति पूजक अधिक थे। मतलब इनका प्रकृति की तरफ अधिक झुकाव था, और ये ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों ही रूपों में करते रहे। ठीक है, इन तीनों ही रूपों में ये ईश्वर के रूप में इनकी पूजा करते थे। मतलब ईश्वर की मानव, वृक्ष और पशु के रूप में पूजा किया करते थे। अच्छा, खुदाई से जो प्राप्त जो कंकाल मिले हैं तो उसमें कुछ ताबीज भी प्राप्त हुए हैं। तो इन ताबीज़ों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये लोग पारलौकिक शक्तियों में भी विश्वास करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक थे। ठीक है, तो मतलब पारलौकिक शक्तियों में भी ये विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि जो ताबीज़ों वगैरह के जो इनके समाधानों से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ऐसा विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है। और इसके साथ साथ इनको इसमें एक हड़प्पाई समय में एक उर्वरता की देवी माना गया है, किसको? पृथ्वी को। ठीक है, और उनको उसी तरह से पूजा गया है पृथ्वी को जैसे उस समय मिस्र के लोग नील नदी की पूजा किया करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पशुपति की जो मोहर मिली है उस मोहर में उनको क्या किया गया, एक देव योगी की मुद्रा में उनको बैठे हुए दिखाया गया है, और उसमें नीचे दर्शाया गया है कि उन जो योगी बैठे हुए हैं उनके आसपास में क्या है, उनके एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ और एक तरफ गैंडा, इन सब की आकृति के साथ साथ उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। तो मोहरों पर मिलने वाले इस तरह के चित्रांकन से क्या प्रतीत होता है? इन सभी से ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी अधिक रहे होंगे ये लोग, है ना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका जो विश्वास है कि कहीं ना कहीं मोहरें बनाई चाहे और या फिर अन्य इनके जो भी चित्रांकन मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं जानवरों और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो इन सभी से इनके प्रकृति प्रेमी होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ अनेक पत्थरों पर भी लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र मिलते हैं यहाँ से, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे को और कुबड़ वाले सांड को सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में माना जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान है। और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए इनके धार्मिक जीवन को तो कहीं ना कहीं ये लोग जो यही लौकिक और व्यवहारिक जीवन पर अधिक जोर देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता ये पारलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि जो भी ताबीज इनके कब्रगाह से मिले उन सभी से यही प्रमाण मिलता है कि ये लोग पारलौकिक शक्तियों में भी विश्वास रखते रहे होंगे। ठीक है,
चलिए इस समय की शिल्प कला के बारे में देख लेते हैं। देख तो यहाँ पे जैसे धातु कर्म की बात करें तो यहाँ पे कांस्य से निर्मित वस्तुएं भी मिली हैं और कांस्य से निर्मित नर्तकी की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और यहाँ के लोग जो तांबा था वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान का जो खेतड़ी नामक जगह है, खेतड़ी वहाँ पे जो खान है तांबे की, वहाँ से प्राप्त करते रहे होंगे। और ये लोग नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि और मोहर बनाने की विधि, इन सभी तरह की चीज़ों से भली भांति परिचित थे। ठीक है। और टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाना इनके लिए ये हड़प्पा ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को इसमें काफ़ी विशेषज्ञता हासिल थी। इसके साथ साथ ये लोग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भी आभूषणों का निर्माण करते थे। इसके साथ साथ ये लोग व्यापक तौर पर मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि से परिचित भी थे, उनका उपयोग भी करते रहे होंगे, है ना। और यहाँ पर ये लोग क्या करते, पॉलिशदार चमकदार बर्तन बनाते थे। ठीक है। तो ये तो हमने कुछ इनके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला कि इनका हड़प्पाई लोगों का धार्मिक जीवन क्या रहा होगा। ठीक है। और अगर इनके देखिए राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो जहाँ तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो विद्वान हैं उनके द्वारा कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक संरचना थी उसमें व्यापारिक वर्ग जो था उसकी ज़्यादा ही महत्ता थी। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो देखिए कोई भी स्पष्ट राजनीतिक संगठन का पता नहीं चलता है, जैसे हम लोग आज के रूप में बांटते हैं कि राजतांत्रिक है ना, या लोकतांत्रिक है। तो राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक होने के रूप में यहाँ पे कोई स्पष्ट राजनीतिक संगठन का पता नहीं चलता है। मतलब कि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ का जो राजनीतिक जीवन था पूरी तरह से जनतांत्रिक था या फिर राजतांत्रिक था। लेकिन जहाँ जब वो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं व्यापार और वाणिज्य पर ही आधारित सभ्यता थी, उसी के आधार पर फली फूली थी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि कहीं ना कहीं उस समाज में जो भी व्यापारी वर्ग रहा होगा उसकी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, मतलब वो प्रभावशाली वर्ग के रूप में रहा होगा। ठीक है। तो ये सभी हम लोगों ने कुछ हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। अब देखिए कितनी विस्तृत क्षेत्र में फैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो इतने व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, और आखिर उसका पतन कैसे हो गया, पतन के क्या कारण रहे होंगे, है ना, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जिनसे इस सभ्यता का मूल रूप से पतन हो गया। तो इस बारे में देखो, अगर इसके पतन की बात की जाए तो कोई भी ऐसे प्रमाणिक हमारे पास एक कारण उपलब्ध नहीं है। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है ना। किसी ने कहा है कि इसका आर्यों के जो आक्रमण हुआ है उसके कारण पतन हुआ है, कुछ का कहना है कि बाढ़ आई होगी तो उसके कारण इसका पतन हो गया, कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा उसके कारण सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। कुछ का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इसका पतन हो गया, और किसी किसी विद्वान का कहना है कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई होंगी, जैसे महामारी फैल गई होगी या फिर कोई ऐसी बीमारियां हो गई होंगी जिनके कारण इसका पतन हो गया। लेकिन अगर इसके पतन की बात की जाए तो इसके लिए कोई भी एक कारण जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ पे कई कारणों में मिलकर इस हड़प्पा के पतन का मार्ग प्रशस्त किया होगा, है ना। क्योंकि ऐसा कोई एक कारण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है जिससे कहा जाए पूरी तरह से कि इसका पतन हुआ। क्योंकि आगे चलकर ये भी बात सही कि आर्यों का आक्रमण भी हुआ था, क्योंकि आर्यों के आक्रमण से ही यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के आने के बाद यहाँ पे वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति हुई थी, वैदिक संस्कृति यहाँ पे आगे चल के विकास हुआ था। ओके। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने अपने मत हैं, और इसमें अलग अलग और कई डिफरेंट कारणों से ही सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है। तो कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता इसके कारण इसका कह सकते हो कि पतन हुआ हो। लेकिन अगर अब भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता के जो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे वो आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान समाज में भी जीवंत हैं, और आज भी उन सभी की महत्ता बनी हुई है। जैसे उस समय की मापतौल प्रणाली, उस समय की जो सड़कों और नालियों की जो एकदम बेहतरीन व्यवस्था थी, वहाँ उस समय भूदेववाद का जो प्रचलन था, जो नगर नियोजन था, वो कहीं ना कहीं आज भी वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सभ्यता के पहलू आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच जीवंत हैं, और आज भी वो अनवरत अपना मतलब विकास की प्रक्रिया में समाज में शामिल हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो उसकी जो मेन सिंधु घाटी सभ्यता की जो देन है वर्तमान समय के लिए, वो उसकी व्यवस्थित नगरीय जीवन है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो पूर्ण विकसित जो नगरीय जीवन का जो सूत्रपात हुआ था वो इसी सभ्यता के विकास के साथ हुआ था। और इसके साथ साथ जैसे आजकल भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो योग पे फोकस कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, इसके साथ साथ जो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी जो हम लोग बात करते रहते हैं, तो उस समय भी जल के धार्मिक महत्व को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इन सभी को अगर आजकल हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में, हमारे आधुनिक समाज में हड़प्पा सभ्यता अब भी जीवंत बनी हुई, मतलब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं अनवरत रूप से आज भी आधुनिक समाज में
अनवरत जारी हैं। ठीक है, तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की, और जैसा कि हमने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही चर्चा की थी कि हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से एक व्यवस्थित रूप से सभी सब्जेक्ट को कम समय में टाइमली बाउंड मैनर में डिस्कस करेंगे, जिससे हमको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अब आगे का जो भी इसमें अब पार्ट बचा है उसी तरह से हम लोग इसको कुछ पर्टिकुलर पार्ट में बांट के इसको आगे इसी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।